आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। You are right now watching my YouTube channel Exploring the World with M.A. शाहिद। इस चैनल को हमने 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और इसका एक हिस्सा जो है वो तलबा के लिए है और उसका नाम जो है, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका नाम हमने रखा हुआ है M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के तलबा तक हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। और फिल 4 अभी 9वीं 10वीं के स्टूडेंट जो है उनके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त 9वीं 10वीं के तलबा से ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ। टेंसेस कर रहे हैं हम इंग्लिश के, लेकिन ये टेंसेस जो हैं ये छठी के बच्चे भी कर सकते हैं, 7वीं के बच्चे भी कर सकते हैं, 8वीं के बच्चे भी कर सकते हैं। छठी से ऑनवर्ड जो है ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो वो स्टूडेंट जो जिस लेवल पर भी हैं और उन्हें इनमें प्रॉब्लम है तो वो ये ज़रूर सीखें, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक से जब आप बच जाएंगे तो फिर आप करेक्ट इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे, और जब करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे तो देन यू विल बी एबल टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। और पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पर इंग्लिश की वजह से उनकी बाज़ औक़ात एकेडमिक्स जो है, एजुकेशन का आगे चलना जो है वो मुमकिन नहीं रह जाता, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है ये 3 बेसिक टेक्निक्स। उनको टेंसेस एक्टिव वॉइस, टेंसेस पैसिव वॉइस और नरेशन, ये 3 बेसिक टेक्निक्स शुरू में जब चाहिए होता है, जिस वक्त उन्हें ये सीखनी होती हैं वो ये नहीं सीख पाते, तो उसके बाद जो है फिर ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट में भी अगर रट्टा शट्टा लगा कर बच्चा पास हो जाता है तो ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी लेवल पर फिर इंग्लिश को और पुअर इंग्लिश के साथ सब्जेक्ट को पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं। और फिर जो हमारे कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ख़ास तौर पर CSS है, जितने भी हमारे कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमारे स्टूडेंट अगर मार खाते हैं तो वो इस इंग्लिश की वजह से खाते हैं। और इंग्लिश में मार खाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर का इशू है कि ग्रामेटिकली वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, और अगर ग्रामर ठीक हो जाए तो फिर ये चारों बेसिक स्किल्स जो है वो ठीक करें तो काफ़ी मसला सही हो सकता है। तो सीखें। मैं इससे पहले जो है 6 टेंसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। हमने एक्टिव वॉइस टेंसेस शुरू किए हुए हैं, 6 मुकम्मल कर चुके हैं और 6 के 6 पीछे वीडियोस में मौजूद है, उनको ज़रूर देखें, अंडरस्टैंड करें, और जो एक्सरसाइजेस उसमें मैं करने के लिए दे रहा हूँ उनको हर सूरत करें, ताकि ये जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस फॉर्मेशन में से, ये मेरे 30 ईयर एक्सपीरियंस से मैं इस फॉर्मेशन में पहुँचा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर एक बच्चा जो है, चाहे वो छठी क्लास का है, चाहे वो मैट्रिक का है, जिस लेवल पर भी है, इवन एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट जिसका इंग्लिश का इशू है, वो इन वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करने लग जाए तो उसके वो ग्रामर वाला इशू सही हो जाएगा। उसके बाद वोकैबुलरी उस लेवल की और स्टडी जो है उस लेवल की, वो एक अलग इशू है तो वो ठीक होने लग जाता है, लेकिन उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का उसका पता चल जाएगा। तो आज हम 7वां टेंस करेंगे और ये फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक्टिव वॉइस है। हम अब वर्टिकली चल रहे हैं। पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसेस के हमने इनडेफिनेट किए, फिर हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस किए। आज से हम ये शुरू कर रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इनके परफेक्ट करेंगे। तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट, और प्रेजेंट कौन सा? परफेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट याद हो जो इनडेफिनेट था, उसमें हम बात कहते थे, सेंटेंस उर्दू में कहते थे वो खत लिखता है। प्योरली प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है, और जो हायर लेवल पर जाएंगे तो ये आप फील करेंगे
कि कभी आपने हेडिंग्स अखबारात में देखी हूँ तो वो प्रेजेंट टेंस में लिखती है। इससे फ्यूचर की भी बात आती है, इससे पास्ट की भी बात आती है, इससे प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी बात आती है, डिफरेंट सेंसेस इससे निकलती है। हैबिट की भी बात आती है, बंदा एक प्रोफेशन कर रहा है, से समवन आस्क मी व्हाट डू यू डू, तो आई कैन से आई टीच। तो what does it mean कि at that time when he is talking to me, I am not teaching at that moment. I teach mean this is my profession कि मैं पढ़ाता हूँ, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, टीचिंग करना। तो वो सेंटेंस यूज करता है आई टीच, तो प्रेजेंट टेंस। फिर हमने ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है, ये हमने सीखा। आज हम उसी की तीसरी टाइप सीखेंगे कि वो खत लिख चुका है, उसने खत लिख लिया है, या उसने खत लिख दिया है, लिख चुका है। पास्ट में काम है, और पास्ट कौन सा, वो जो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा, वो कोई पता नहीं चलता कि अभी काम हुआ है या बहुत दूर का होया हुआ, बहुत पहले का होया हुआ। इसमें ये टेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके फिक्रे इंग्लिश में भी, उर्दू में, हमारी डेली जो लाइफ है इसमें बहुत सी बातें हम वो कहते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की हैं, और उनका ताल्लुक भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। हम मुस्तकबिल की भी बहुत सी बातें करते हैं, हम माजी की भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन माजी करीब की बातें, जो एनर्जेटिक लोग होते हैं वो माजी करीब की बात करके फ्यूचर की तरफ जाते हैं, और जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है वो अक्सर माजी बईद की बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं 1960 की बात है, 1940 की बात है, 1970 की बात है, और अब तो देखते देखते मुझे भी यूँ लग रहा है कि अब 2020 आ गया है। तो अब मेरा ख्याल है कि 2000 से पीछे वाली बात हो तो बहुत पुरानी है, तो ये जनरेशन जिससे इस वक्त मैं मुखातब हूँ, तो ये तो 2000 के बाद की पैदाइश है। तो अब यानी 1980 की बात, 90 की बात वो भी पुरानी है, लेकिन 1960 दूर की बात, माजी की बात, दूर की बात, वो पास्ट परफेक्ट होता है। और मेहमान आया, जी खाने की क्या सूरत हाल है, मैंने खाना खा लिया है। वो कहता है मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने वाला काम उसने कर लिया। किस वक्त? अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया। तो इस तरह का के फिक्रे जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में माजी के और माजी करीब के, माजी के और माजी करीब के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो बहुत ज़्यादा उर्दू में भी बोले जाते हैं, इंग्लिश में भी बोले जाते हैं। और उर्दू में जो फिक्रे हैं वो तो धक्के से हम बोलते हैं, कोई हमें परवाह नहीं है, और ठीक ठाक बोलते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई 100, 150, 200, 250 फिक्रा होगा जो आप किसी भी ज़ुबान का सीख लें तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल सकती है। लेकिन जब आप फॉर्मल लाइफ में, एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी सेंटेंसेस की, लिखने की, बोलने की, उसकी कोई इंतहा नहीं है। कि इफ़ यू वांट टू बी द ग्लोबल चैंपियन, फिर आपको ग्लोबल प्रोफेशनल्स को compete करना पड़ेगा, चाहे वो ज़ुबान है, चाहे वो सियासत है, चाहे रियासत है, चाहे मईशत है, हर मामले में फिर ग्लोबली compete करना पड़ता है। तो इस वजह से एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी है, वो तो हर कोई गुजारता है, सारे जानवर भी गुजार रहे हैं, वो भी अपने मामलात कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इंसान जिसने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को देखा नहीं, वो भी अपनी मामूलाती ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अल्फाज की तादाद बहुत थोड़ी है। तो अल्फाज की तादाद बढ़ जाना, उनकी क्वालिटी बढ़ जाना, उनका लबो लहजा ठीक हो जाना, और एक ही बात के लिए 5-7 लफ्ज आपको मिल जाना, और जिस जिस बात के लिए जो लफ्ज यूज होना है, सेमेंटिक्स एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, साइंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, 6-7 वर्ड हैं, एक ही तरह के मीनिंग्स हैं, लेकिन हर वर्ड दूसरे वर्ड की को रिप्लेस नहीं कर सकता।
एक लफ्ज़ जहाँ यूज़ होना है वहाँ पर वो दूसरा नहीं यूज़ हो, दूसरे की कोई दूसरी जगह है कि, और हर वर्ड का एक डोमेन होता है, उसके वो शेडोज होते हैं और वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, फिर फिगुरेटिव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ये हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है ये सीखे, और एक दफ़ा ग्रामर सीधी हो जाए फिर अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे लोगों को सुने जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत भारी भरकम वजन वाली नहीं, जो जखीम किस्म की बुक्स है, जिनके अंदर नॉलेज है, जिनके अंदर वोकेबलरी है, लेक्सिकॉन और कॉनोटेशन, यानी अच्छी वोकेबलरी भी मौजूद हो और अच्छी फिक्र भी मौजूद हो, उसको पढ़े तो दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं, लैंग्वेज भी और आपके जो गौर फिक्र है, जो थॉट है, उसकी भी क्वालिटी आपकी बदल जाएगी। तो जी ये सादे सादे फिक्रे हम लिख रहे हैं टेक्निक सीखने के लिए। वो खत लिख चुका है, वो खत लिख चुकी है, मैं खत लिख चुका हूँ, हम खत लिख चुके हैं, आप खत लिख चुके हैं, वो खत लिख चुके हैं। मैंने 6 प्रोनाउन यूज किए, और टाइप कौन सी है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जस्ट मालूमात है, और ये सादा तरीन फिक्रे होते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और तमाम टेंसेस में ये बेसिक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। और मेन काम क्या कर रहे हैं? वर्ब को यूज करना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग यूज ऑफ द वर्ब, हाउ टू यूज द वर्ब, वर्ब का इस्तेमाल सीख रहे हैं। हर टेंस में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है, हर टाइप के सेंटेंस में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है, और उस इस्तेमाल को के रूल्स हम सीख रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट जो भी आएगा, आगे हैज या हैव आएगा, हैज या हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, हैज आएगा या हैव आएगा। दो है तो एक सिंगुलर के साथ आएगा, एक प्लूरल के साथ। जो सिंगुलर है उनके साथ हैज, जो प्लूरल है उनके साथ हैव। लेकिन आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ लगेगा प्लूरल, हैव लगेगा। ये कुछ चीजें रूल से हट कर है, और ये हर जुबान के अंदर कुछ चीजें हैं और वो कन्वेंशन बन चुकी होती है। आई के साथ हैव, बाकी ही शी के साथ हैज, सिंगुलर के साथ हैज, एक नाम है तो उसके साथ हैज, एक से ज्यादा नाम है तो उसके साथ हैव। फिर जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ राइट, इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने प्रेजेंट में यूज की, सेकंड फॉर्म हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज की, प्रोग्रेसिव फॉर्म हमने सारे कंटिन्यूअस में यूज की, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको सिंपली हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और ये परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का, फिर पास्ट का, फिर तीनों में थर्ड फॉर्म यूज होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाएगा हर एक में। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और एंड पर फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, और फुल स्टॉप को उर्दू में खुतमा बोलते हैं, फुल स्टॉप, रुक जाना, ठीक है, खत्म करता है सेंटेंस को। जी पहला सेंटेंस क्या बनेगा? वो खत लिख चुका है, सब्जेक्ट ही, और हैज हैव में से ही के साथ हैज आएगा, ही हैज, राइट है वर्ब, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट आ लेटर, ये आर्टिकल है। टेंसेस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये क्या चीजें होती हैं। तो थर्ड फॉर्म हमने यूज की। अब यही पैटर्न पूरे का पूरा 6 फिक्रे हम यहाँ लिखेंगे, ही, शी, आई, वी, यू, दे। ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, लेकिन आई के साथ क्या हो गया? आई हैव रिटन अ लेटर। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, आई के साथ एज नहीं आएगा। यू हैव रिटन अ लेटर, यू we have written a letter, you have written a letter, and they have written a letter. So all the 6 sentences affirmative मैंने मुकम्मल कर दिए। और बार बार एक बात बता रहा हूँ, ये टेक्निक सीख रहे, जब किसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है, एक या दो,
एक जगह पर दो भी यूज हुए, विल बी और शैल बी। हमने पहला हेल्पिंग वर्ब जो है उसको शुरू में लगाया, इंट्रोगेटिव बनाया, उसके बाद नॉट लगाया, नेगेटिव बनाया। यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद नॉट लगा दे, नेगेटिव हो जाएगा। आगे आप कॉपी अगर मौजूद है, मौजूद है, रफ कॉपी है बस, ये सेंटेंस लिख लिए, नहीं लिखे तो लिख ले भाई, लिख लो, अपने कलम से गुजारो। आगे हेडिंग दो, फिर 6 फिक्रे लिख लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर 6 नंबर दे रोमन में, ये नंबर मैं इंग्लिश के दे रहा हूं, ये चारों को ABCD दे रहा हूं, इनको रोमन में 6 नंबर लगा रहा हूं। जो भी फॉर्मेट आपने ज़हन में रखना है उसके मुताबिक चले। इंग्लिश के नंबर, फिर ABCD, और ये जो है रोमन में लगा रहा हूं। आप एडिंग दे नेगेटिव सेंटेंसेस, और इनको नेगेटिव बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो खत नहीं लिख चुका है, एक जगह पर नहीं लगा, सबकी जगह पर वही, उसी जगह पर नहीं लगेगा, सिर्फ एक जगह पर सीख ले। वो खत नहीं लिख चुका है, इस जगह पर लफ्ज नहीं लगा दे, वो खत नहीं लिख चुका है। सब में इसके खत के बाद नहीं नहीं लगाते जाओ। हैव यू गॉट इट? अमल करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, और फिर इसको अब चेंज करना है। ये वाली सेंटेंस थर्ड फॉर्म एज इट इज रहनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे, वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दे, इस जगह पर ये नॉट ऐड कर दे। He has not written a letter. He has not written a letter. और हर इसी जगह पर हैज हैव के बाद नॉट लगा दे, नेगेटिव हो जाएगी। He has not written a letter. She has not written a letter. I have not written a letter. We have not written a letter. You have not written a letter. They have not written a letter. Make this exercise. Clear? अब आगे सी हेडिंग देने, और सी हेडिंग देकर क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्वेश्चन बनाना। क्या करोगे, क्या वो खत लिख चुका है, क्या सबके शुरू में एंटर करोगे, और क्या जो है वो सबको नेगेटिव बना देगा, क्या, ठीक है। क्या वो खत लिख चुका है, क्या वो खत लिख चुकी है, क्या मैं खत लिख चुका हूं, क्या हम खत लिख चुके हैं, क्या आप खत लिख चुके हैं, क्या वो खत लिख चुके हैं। क्लियर? और फिर ये क्या करेंगे, इस हैज हैव को बाहर ले जाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा, इंटरोगेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, यहां मैं लिखता हूं, हैज ही, हैज का एच कैपिटल, ही का एच स्मॉल, हैज ही रिटन अ लेटर, और एंड पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हैज ही रिटन अ लेटर, और एंड पर क्वेश्चन मार्क, और सारे सेंटेंस हैज, जहां हैज यूज हुआ था वहां हैज बाहर निकाल लें, जहां हैव यूज हुआ है वहां हैव बाहर निकाल लें। एंड आई थिंक इट्स नो प्रॉब्लम विद यू। हैज ही रिटन अ लेटर, हैज शी रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव वी रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, and have they written a letter, and at the end you will put the question mark, so that it must be identified, that the sentence is interrogative in nature. Are you clear? So move to the last one, आखिरी एक sentences की टाइप की तरफ चले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन भी होगा और नेगेशन भी होगी, नेगेट भी कर रहे होंगे बात की और क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। और यहां तो फिक्रा बन जाएगा, क्या वो खत नहीं लिख चुका है। आपने खाना तो नहीं खाया है ना, आपने खाना तो नहीं खाया है ना, जो अक्सर हम
कहते हैं नेगेटिव भी और क्वेश्चन भी। ये आई थिंक ये हेडिंग देकर वो खत नहीं लिख चुका है, वो खत नहीं लिख चुकी है, मैं खत नहीं लिख चुका हूं, हम खत नहीं लिख चुके हैं, आप खत नहीं लिख चुके हैं, वो खत नहीं लिख चुके। और नेगेटिव सेंटेंस जो हमारे पास यहां था, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, वो नॉट को अपनी जगह पर रहने दे, हैज हैव को बाहर ले जाओ नेगेटिव सेंटेंस का। हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या सेंटेंस बनेगा? हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। और एंड पर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों के एंड पर क्वेश्चन मार्क होता है। आर यू क्लियर? तो आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ द 6 सेंटेंसेस। हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, have we not written a letter, have you not written a letter, have they not written a letter. Many of my friends जो बाहर जाते हैं और ख़ास तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, वो कोशिश करते हैं कि ग्रामेटिकली इंग्लिश बोले और फिर वो एक चक्कर में रहते हैं कि टेंस को कन्वर्ट करना। उनका असल प्रॉब्लम क्या है? दे हैव नो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस एज दे मस्ट हैव। अगर उस लेवल की चारों टाइप की लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस जितनी चाहिए, जिस लेवल तक चाहिए, वो हो जाए तो वो इस चक्कर से आजाद हो जाएंगे। देन दे विल नॉट थिंक, ऑटोमेटिकली देन द सेंटेंस विल कम आउट। और एक वो लेवल आएगा, आप ये करते जाए, रोजाना आप तय कर लें कि 2-2 घंटे चारों स्किल्स को टाइम देना है, 3-3 घंटे चारों स्किल्स को टाइम देना है, 4-4 घंटे चारों स्किल्स को टाइम देना है, 4-4 घंटे। आपको फील होने लग जाएगा कि मैंने ये सेंटेंस बगैर सोचे समझे बोला है और ग्रामेटिकली करेक्ट मेरे मुंह से निकल गया। जिस तरह गाड़ी आप चला रहे होते हैं और गाड़ी की ड्राइविंग सीखते हैं तो 3-4 चीजें, उधर पाँव उधर हाथ, हर चीज जो है वो अलर्ट है। और जब टोटल स्किल हो जाती है तो यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, विद योर वाइफ, विद योर चिल्ड्रन, इवन यू आर एंजॉयिंग while driving, and what is happening, everything is functioning automatically। आपके हाथ पाँव ऑटोमेटिकली जा रहे हैं और उसकी रीजन क्या है कि दे हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ द प्रैक्टिस फॉर विच देयर इज नो नीड टू थिंक ओवर। इवन उसी बातचीत के दौरान गपशप लगाते हुए रोड पर इंतहाई खतरनाक सिचुएशन भी आ जाती है, तो देन इवन देन योर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दोनों टांगे, दोनों हाथ प्रॉपरली उन्हीं टूल्स के ऊपर, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो एक्शन करेंगे जो उस वक्त करना चाहिए, बगैर सोचे समझे। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू रीच टू द एक्सेस of particular level of exercise। एक्सरसाइज, रियाजत, रियाजत, रे ये अलफिया और वो रियाजी वाला रियाज, वो वाला रियाजत, रियाजत मशक करना, एक्सरसाइज करना, और ये बंदे को परफेक्ट बनाती है। अपनी जुबान की आपकी रियाजत इतनी हुई है जिसकी वजह से वो कहते हैं चस नहीं आती जितने चिर अपनी जुबान से गाली ना कढ़ी जाए। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अपनी जुबान में चस आती है। उसकी वजह क्या है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन योर लैंग्वेज। और बचपन से लेकर बाशऊर होने तक
आपने उस इलाके की सारे अल्फाज, और जरा भर भी कोई दूसरा बंदा कोई नया लफ्ज बोल दे तो आप अंडरलाइन करते हैं कि ये लफ्ज मेरे इलाके का नहीं है, ये लफ्ज मेरे गांव में नहीं बोला जाता, ये लफ्ज मेरे खानदान में नहीं बोला जाता। यू अंडरलाइन द वर्ड, इतनी आपको ग्रिप हो जाती है। बट यू नेवर एवर क्लेम टू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेज, और उस पर भी इतनी ही स्टडी करे, इतना ही उसके ऊपर प्रैक्टिस करे, तो इंशाअल्लाह फिर वहां पर भी क्लेम करेंगे आप। तो इसके साथ ये टेंस मुकम्मल हो गया, और यकीनन एक टेंस के अंदर 24 फिक्रे जो हम लिख रहे हैं उस एक्सरसाइज से आप गुजर रहे हैं। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे ये करो, 11वीं 12वीं के बच्चे जिनको आज तक टेंसेस का कंसेप्ट नहीं है वो भी करो, जो ग्रेजुएशन में इंग्लिश में फेल होने के खतरे में हो वो भी ये करो, और वो लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाह रहे हो वो 3 चीजें कम अज कम कर लो, एक्टिव, पैसिव और फिर नरेशन। ये करके थोड़ा बहुत जो भी आप वहां जॉब करना चाह रहे हो, जो भी जॉब, उसका जो प्रोफेशनल वोकेबलरी है, उसके वोकेबलरी और उसके सेंटेंसेस वो कर लो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। करेक्ट इंग्लिश और करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे लिखेंगे तो दिस विल गिव ह्यूज इंप्रेशन टू योर बॉस, और आपके प्रोफेशन को ये एक्सेलरेट करता है। इजाज़त चाहने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि माउस को पकड़े या टच है तो टच करें, किसको? सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें, खुद भी अपने दोस्तों को भी कहें, और वो तमाम लोग जो इनसे बेनिफिट करना चाह रहे हैं, वालिदैन भी, आपके दोस्त अहबाब भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम हमने शुरू किया है इसकी हम क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सके, इसके अंदर और हम मेहनत कर सके, और ये चीज़ जो है ये हर एक तक फैलाए, और हर बंदा जो है वो जो भी स्टूडेंट है जो इसकी कम अज़ कम 18 साल तक उम्र है, ये मस्ट लर्न, और जहाँ से भी सीखने की चीज़ें मिलती हैं उसे सीखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।